हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाई वोल्टेज जनरेटर के बारे में। ये वही हाई वोल्टेज जनरेटर है जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्थो वोल्टेज में जो एक्सरे ट्यूब होता है, जहाँ पे हम हाई एनर्जी एक्सरेज का प्रोडक्शन करवाते हैं, उनको ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आज हम इसी हाई वोल्टेज जनरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम इसको दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में हम लेके आएंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले हम इसके हाई वोल्टेज जनरेटर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे जो कंपोनेंट्स रह जाएंगे उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। ए जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो बेसिकली जो जनरेटर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि मूवमेंट से करंट को जनरेट करता है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। जब एक कंडक्टर जैसे कि कोई कॉइल है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। ठीक है, ए जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग कॉइल एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, इसके अंदर एक कॉइल होता है जो हमेशा घूमता रहता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, ये कॉइल घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ पे रोटेटिंग कॉइल जैसे कि हमारे पास आर्मेचर होता है, जो हमारे परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के जब कॉइल घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट का फ्लो होने लगता है। When the coil rotates in the magnetic field, electricity is generated। तो जो हमारी एक्सरे ट्यूब है या फिर एक्सरे मशीन में जनरेटर का काम होता है कि हाई वोल्टेज को बनाना, जो वोल्टेज एक्सरे ट्यूब के एनोड एंड कैथोड के बीच में वो डिफरेंशिएट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो वो जो डिफरेंशिएट क्रिएट होगा ना, जो वहाँ पे दोनों के बीच के जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है वो हमारा क्या करेगा, हाई वोल्टेज जनरेटर देता है। ठीक है, जब ये रोटेट करता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके देता है। ठीक है, देयर इफिशियंसी एंड कैपेसिटी वेरी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। मतलब कि हम जो हाई वोल्टेज जनरेटर यूज कर रहे हैं तो उसकी इफ़िशियंसी एंड कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है कि उसको हम किस साइज़ के मशीन्स एंड उसको किस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास स्मॉल या फिर अगर हमें स्मॉल स्केल पे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाना है तो उसके लिए अलग हाई वोल्टेज जनरेटर होता है। एंड जब हम इसको रेडियोथेरेपी में या फिर लार्ज स्केल में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए हम अलग से हाई वोल्टेज जनरेटर का यूज करते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस एंड चेकअप्स आर एसेंशियल फॉर जनरेटर्स। तो जो हाई वोल्टेज जनरेटर होता है ना, इसका रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ओवर हीटिंग या फिर इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होना या फिर अगर ओवरलोड की वजह से वेरिएशन से हमारा जो जनरेटर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए उसको रेगुलर मेंटेनेंस एंड चेकअप्स एसेंशियल्स होते हैं हमारे ये हाई वोल्टेज जनरेटर्स के लिए। जनरेटर्स हैव वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो इसका यूज़ सिर्फ रेडियोलॉजी तक ही हमारे या फिर रेडियोथेरेपी के अंदर ही लिमिटेड नहीं है। जैसे कि ये हमारे हॉस्पिटल्स में, आईटी डेटा सेंटर्स या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी इस जनरेटर का यूज़ होता है। और जहाँ पे हमारे पास पावर को बैकअप करने पे के लिए भी हम इस जनरेटर का यूज़ करते हैं। एंड अब हम इसके बात करते हैं इस हाई वोल्टेज जनरेटर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इस कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले इसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेक्टिफायर के बारे में एंड देन कैपेसिटर के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद के जो रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स हैं हाई वोल्टेज जनरेटर के, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में।
ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेप अप मतलब कि जो भी उसके पास से करंट आ रही है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसके पास है, तो उस ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी या फिर उस करंट को इंक्रीज़ करके देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता तो वो हमारे उस करंट को, उस इलेक्ट्रिसिटी को वो कम वोल्टेज में करके देता। बट यहाँ पे स्टेप अप है और हमें हाई वोल्टेज की नीड है जिससे कि एक्सरे का प्रोडक्शन हो सके, तभी ये हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे नॉर्मल वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करके हमें देगा। ठीक है, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, व्हेन एसी करंट passes through the primary coil it creates a changing magnetic field। तो जब भी हम अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट को जब हम पास करवाते हैं प्राइमरी कॉइल से, तो वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लेके आता है। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ए वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड, जब एसी करंट पास होता है प्राइमरी कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एंड जब वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो वो क्या करता है, जो वोल्टेज है उसको सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, सिंस द सेकेंडरी कॉइल्स हैज़ मोर टर्न्स देन द प्राइमरी द वोल्टेज गेट्स इंक्रीज्ड। तो जो प्राइमरी कॉइल होता है उसमें जो, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें कॉइल की, तो वो हमारे सेकेंडरी से कम होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास प्राइमरी कॉइल जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स वायर के बहुत कम होते हैं, एंड जो हमारे पास सेकेंडरी होता है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें हमारे पास प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होते हैं एंड सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। ठीक है, दिस हाई वोल्टेज इज सप्लाइड to the X-ray tube to accelerate electrons from cathode to anode। तो ये हाई वोल्टेज जो हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये हाई वोल्टेज डायरेक्टली हमारे एक्सरे ट्यूब के कैथोड एंड एनोड के बीच में जाता है। ठीक है, जहाँ पे हाई पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो। ठीक है, जिससे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेलरेट किया जा सके हाई स्पीड से। ठीक है, एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए। The core, usually made of iron, helps to efficiently transfer the magnetic field। तो जो इसका आयरन कोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को इफिशिएंटली ट्रांसफ़र करता है ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी है वो लॉस ना हो। ठीक है, एंड अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है रेक्टिफायर। इट कन्वर्ट्स AC करंट इनटू DC करंट विच इज़ एसेंशियल फॉर ट्यूब ऑपरेशंस। तो जो भी हमारे पास हाई वोल्टेज जनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे पास एक्सरे मशीन में हम रेक्टिफायर का मेन काम होता है कि जो भी हमारे पास AC करंट है, अल्टरनेटिव करंट, उसको क्या करता है, DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट में अल्टरनेटिव करंट को कन्वर्ट कर देता है। ट्यूब रिक्वायर्स यूनिडायरेक्शनली flow of electrons which is only possible through direct current supply। क्योंकि जो भी हमारा ट्यूब है इसको सबसे पहले इसको चाहिए होता है कि यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। ठीक है, जो सिर्फ हमारे डायरेक्ट करंट में ही पॉसिबल हो पाता है, अल्टरनेटिव करंट में वो पॉसिबल नहीं है यूनिडायरेक्शनल जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम्स यूज्ड सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर्स फॉर efficient and fast conversion। तो जो भी आजकल मॉडर्न सिस्टम्स हैं या फिर मॉडर्न मशीन्स हैं उसमें ये सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर्स का यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे वो डायोड्स लगे होते हैं एंड जो फास्ट और इफ़िशिएंट कन्वर्जन देते हैं, मतलब कि उसके पास कन्वर्ट करने की जो भी इफ़िशियंसी है AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने की, वो सबसे ज़्यादा उसके पास
कन्वर्जन करने की पावर है सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर्स के पास, ठीक है, जिससे कि हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है एंड विद इन ए मिली सेकेंड से कन्वर्ट करके हमें दे देता है, ठीक है। रेक्टिफायर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स टू इंश्योर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सप्लाई। तो जो हमारे पास रेक्टिफायर की जो यूनिट होती है वो हमारे हाई वोल्टेज जनरेटर के बाद लगी होती है, ताकि जो भी हाई वोल्टेज हमारे डायरेक्ट करंट है वो हमारे ट्यूब को मिल सके, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्यूब तो रेक्टिफायर के सब सिस्टम सीक्वेंस वाइज लगे हैं, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में एसी करंट को, एंड देन हम उसके बाद हम ट्यूब में डीसी करंट को सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, एक्सरे का प्रोडक्शन करवाने के लिए। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज प्रेफर्ड टू यूटिलाइज बोथ हाफ्स ऑफ द एसी साइकिल, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो मोस्टली फुल वेव जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, मतलब कि जो भी हम फुल वेव रेक्टिफायर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम अल्टरनेटिव करंट के दोनों साइकिल्स, मतलब कि दोनों हाफ के अल्टरनेटिव करंट के जो साइकिल्स चल रहे होते हैं, उसको रेक्टिफायर क्या करें, उसको एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा सके, एंड जो हमें एक सीक्वेंस में जो हमें वो वेव मिलता है वो हमें डायरेक्ट करंट के जैसा मिले, क्योंकि हमें नीड तो डायरेक्ट करंट की है ट्यूब को वर्क करने के लिए, है ना। तो इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन ये क्या करते हैं, हमारे नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिससे कि उसकी इफिशियंसी भी हमारी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। It helps in maintaining a stable tube voltage, resulting in consistent image quality and reduced tube wear. तो ये हमारा हेल्प करता है कि हमारा जो भी ट्यूब की वोल्टेज है उसको स्टेबल रख सके, एंड जो भी हमारे पास एक्सरे बीम की क्वालिटी है या फिर जो इमेज बनेगी वो अच्छी हो, ठीक है, जिससे कि हमारी उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है और ट्यूब जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसको कम डैमेज होता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज इट क्विकली व्हेन नीडेड ड्यूरिंग एक्सपोजर टू मेंटेन द वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले जो हमारे पास से कैपेसिटर का मेन काम तो ये होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर करना, ठीक है, और एक्सपोजर के टाइम पे जल्दी से रिलीज़ करना, ताकि वोल्टेज जो है हमारा वो स्टेबल हो सके, मतलब कि स्टेबल रहे, ठीक है। दे हेल्प इन स्मूथिंग रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट, रिड्यूसिंग वोल्टेज रिपल फॉर कंसिस्टेंट बीम क्वालिटी। तो ये जो रेक्टिफाइड जो हमारे पास डीसी आउटपुट मिल रही है, डीसी करंट, उसको स्मूथ बनाता है, एंड जिससे कि वोल्टेज रिपल कम होता है और बीम की क्वालिटी बेटर होती रहती है, ठीक है। इन ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे यूनिट्स कैपेसिटर इंश्योर स्टेडी हाई वोल्टेज सप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब। तो ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे मशीन्स में जो हम एक्सरे ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है हाई वोल्टेज जनरेटर में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कैपेसिटर एक स्टेडी हाई वोल्टेज सप्लाई इंश्योर करता है, मतलब कि ट्यूब तक, ठीक है। जो भी स्टेडी हाई वोल्टेज सप्लाई है वो हमारे ट्यूब को कंटिन्यूसली मिलती रहती है बिना किसी फ्लक्चुएशंस एंड बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के, ठीक है। प्रॉपर कैपेसिटर्स फंक्शंस लीड्स टू बेटर इमेज कंसिस्टेंसी एंड लेस फ्लक्चुएशंस इन रेडिएशन आउटपुट। तो अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात करें तो इनका खासकर यूज़ होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज जनरेटर्स में, जो आपको पोर्टेबल और मोबाइल एक्सरे यूनिट्स में मिलते हैं। जब आप एक्सरे के मोबाइल यूनिट्स को डिस्कस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो भी हम कैपेसिटर डिस्चार्ज जनरेटर होता है उसका फंक्शन क्या होता है एंड उसका यूज़ क्या होता है। तो सेम है उसी के कैपेसिटर के जैसे ये हमारे जो भी हमारे पास फ्लक्चुएशन है उसको कम कर देता है, एंड जो भी हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है बेटर इमेज को बनाने की या फिर बीम को बेटर करने की, वो हमारे इस कैपेसिटर के थ्रू ही होती है, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात ये भी है कि कैपेसिटर भी आगे होने पर वीक हो सकते हैं, मतलब कि जैसे जैसे ट्यूब का जनरेटर का यूज़ होता जाएगा ये कैपेसिटर्स वीक होते रहेंगे, इसलिए रेगुलर टेस्टिंग और मेंटेनेंस इसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग जो 3 कंपोनेंट्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।
सो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। समझ आया तो वाओ, नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।